अच्छा, ये टाइम आप थोड़ा-सा ज़्यादा कर सकते हैं, इसमें 2-3 मिनट ऐड कर सकते हैं। बज़ाहिर तो हम ये कह रहे हैं कि 2-3 मिनट की बात हो रही है, लेकिन 2-3 मिनट में आप आराम से 1 डेढ़ पैराग्राफ लिख सकते हैं। तो कोई बता सकते हैं अगर मैंने इसको थोड़ा-सा एनहांस करना हो, मैं चाहूँ कि मेरे पास थोड़ा-सा मार्जिन ज़्यादा हो जाए लिखने का, थोड़ी-सी हम प्रेज़ेंटेशन बेहतर कर लें, तो हम कहाँ से टाइम स्ट्रेच करके अपने सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के अंदर ऐड कर सकते हैं? कोई अपनी ओपिनियन शेयर करना चाहेगा? ओके, एमसीक्यूज़ को कितनी देर में कर लें? अच्छा जी, परफेक्ट है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा देखिए, आइडियली आपके पास एमसीक्यूज़ करने के लिए होते हैं 30 मिनट और बाकी आपके जो पेपर हैं उसके लिए होते हैं 2 आवर्स एंड 30 मिनट, यानी कि 4 सवालों को आपने करना है ढाई घंटे में और ऑब्जेक्टिव के जो 20 क्वेश्चंस हैं उनको आपने करना है 30 मिनट्स में। अब 2 चीज़ें हो सकती हैं, एक तो ये हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव की जो स्टेटमेंट है वो सादा-सी हो, यानी कि वन लाइनर हो, जो कि आप कह लें कि 80 टू 90% केसेज़ में ऐसा ही होता है। वन लाइनर या फिर टू लाइनर स्टेटमेंट होती है और नीचे ऑप्शन गिवन होती है, आप आराम से उसमें से पिक कर लेते हैं। तो आपने करना क्या है, आपने करना ये है कि सबसे पहले एग्ज़ामिनेशन हॉल में जब आपका पेपर होगा तो आपने आधा घंटा पहले वहाँ पे मौजूद होना है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि एमसीक्यूज़ कि मैं जाते ही टाइम सेव कर लूँगी वहाँ से, ये इससे भी पहले से स्टार्ट होगा। जब मैं आधा घंटा पहले एग्ज़ामिनेशन हॉल में मौजूद हूँ, मैंने जो अपनी आंसर शीट है उसके ऊपर अपने सारे जो क्रेडेंशियल्स हैं वो मेंशन कर लिए हैं और मैंने उसके ऊपर जो बॉर्डर लगाने थे वो भी लगा दिए हैं और मैं फुल पेपर सॉल्व करने की पोज़ीशन में आ गई हूँ। अगर आप पूरे टाइम पे जाते हैं पेपर में, तो फिर आपको पहले वो सारी फ़ॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ेंगी, फिर आप उसके बॉर्डर लगाएँगे और इसी चक्कर में आराम से आपके 15 मिनट निकल जाते हैं। फिर आप मत सोचें, फिर आप भूल जाएँ कि आपकी अच्छी टाइम मैनेजमेंट होगी। अगर आपने अच्छी टाइम मैनेजमेंट करनी है, लेट अलोन एनवायरमेंटल साइंस पेपर, कोई भी पेपर हो आपका सीएसएस का, तो आपने एटलीस्ट आधा घंटा पहले वहाँ पे मौजूद होना है। ये जो लास्ट मिनट की रिवीजन होती है ना कि आधे घंटा बाहर खड़े होके किताब उठा के रट्टा लगा के पढ़ लें या कुछ देख लें, उसका कतई कोई फ़ायदा नहीं होता। क्योंकि देखिए, जो चीज़ आप पढ़ रहे हैं बाहर खड़े होके, ज़रूरी नहीं है कि वो पेपर में आएगी। आ भी सकती है बट बहुत कम चांसेज़ है। लेकिन अगर आप ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर आप पेपर में जाके एग्जामिनेशन हॉल में बैठ गए हैं और आपने उस टाइम को यूटिलाइज़ कर लिया, खुद को एक्लिमेटाइज़ करने में विद द एनवायरनमेंट या खुद को सेट करने में, और आपने अपनी सारी बाकी जो सारी तैयारी करनी है पेपर सॉल्व करने के हवाले से वो देख ली है, वो ज़्यादा मैटर करती है। आप अपने मार्कर वगैरह चला के देख लें, अगर आप इंक पेन से लिख रहे हैं उसकी इंक फिल करके देख लें, पूरी सेटिंग वगैरह वहाँ पे करके बैठ जाएँ, अपने जो उसके ऊपर रोल नंबर, नेम, ये सब चीज़ें लिखनी है उसको फिल कर लें, अपने बॉर्डर लगा लें, 25 पेजेज़ होते हैं उसके आंसर शीट के, उसके बॉर्डर लगाते-लगाते ही 10 मिनट आराम से निकल जाते हैं और बॉर्डर लगाए बगैर वो वैसे ही बहुत बुरा लगता है। तो आपको सबसे पहला काम ये करना है, ये पहला टिप है ये सॉल्व करने के हवाले से, कि आपने आधा घंटा पहले, एटलीस्ट आधा घंटा पहले वहाँ पे मौजूद होना है। यानी कि बाय द टाइम यू गेट योर क्वेश्चन पेपर, तब तक आप अपनी सारी ये फ़ॉर्मेलिटीज़ पूरे कर चुके हो। आप अपने मार्कर वगैरह निकाल चुके हों, आप अपना राइटिंग मटीरियल निकाल चुके हों, आपने अपनी सारी डिटेल्स वहाँ पे लिख ली हो, ठीक है? आपने बॉर्डर लगा ली हो। फिर जैसे ही आपके पास पेपर आया, आपने उसको रीड करना शुरू कर दिया। एमसीक्यूज़ का पेपर आया, आपने उसको रीड किया। रीड करने के बाद आपने देखा कुछ सवाल ऐसे होंगे जो आपको पहली गो में आते होंगे। अच्छा, बहुत ज़्यादा पैनिक भी नहीं हो जाना या बहुत ज़्यादा जल्दी भी नहीं मचानी कि आप पहले ही उसका एमसीक्यूज़ का पिक करें आंसर और आप उसको क्लिक कर दें और उसके बाद में आपको पता चले कि नहीं, ये तो डेल्टा था, ये तो चार्ली आना चाहिए था। तो आपने पहले ध्यान से सवाल को पढ़ना है, कोई भी सवाल हो सबसे पहले उसको ध्यान से पढ़ना ज़रूरी है, ए टू ज़ी उसको पढ़ना ज़रूरी है। ये नहीं कि एक लाइन पढ़ी, आधी लाइन पढ़ी और आपने सोचा जी फ़ौरन से ये इसका आंसर है, उसको क्लिक कर दिया, नहीं। ध्यान से उसको पढ़ें। कुछ आपके आंसर ऐसे होंगे जो आपको फर्स्ट गो में आते होंगे, आपने उसको फर्स्ट गो में ही उसको देख लेना। फिर उसके बाद सेकंड गो में, यानी कि आपके बिलफर्ज़ मैं कहती हूँ 4 से 5 मिनट गुज़र चुके हैं, उसके बाद 2-3 मिनट और लगाएँ और जो आपको बाकी आते हैं उनको कर लें। उसके बाद आपने टाइम वेस्ट नहीं करना, ठीक है? लेट्स सपोज़ मैं कहती हूँ, बहुत अगर हम रैशनल भी करें तो मैं कहती हूँ कि 15 मिनट में आपने अपना एमसीक्यूज़ का पेपर सॉल्व कर लिया। लेकिन अभी भी 3-4 ऐसे सवाल थे जो आपको नहीं आते थे और आप सोच रहे हैं कि मैं लास्ट मोमेंट पे सोचूँगा या फिर मैं किससे पूछ लूँगा। देखिए, कोई फ़ायदा नहीं होगा। लास्ट मोमेंट क्या है, 15 मिनट आपके पास रह गए हैं। 15 मिनट में क्या ही ऐसा हो जाएगा कि आपको वो याद आ जाएगा।
उस टाइम सभी पैनिक हुए होते हैं, सभी को अपनी अपनी पड़ी होती है, तो आप ये भी एक्सपेक्ट मत करें कि आपका कोई कॉलीग जो है वो आपको बताएगा। तो 15 मिनट्स में खुद देखते हुए, अगर नहीं आता तो खुद जो भी आपने उसका तुक्का लगाना है वो लगा के उसको वाइंड अप करते हैं। ठीक है, फिर आपने अगले जो 15 मिनट हैं वो निकाल लेने हैं सब्जेक्टिव के लिए। आपकी पहली जो आप कह लें कि जीत है एग्जामिनेशन हॉल में, वो ये है कि आपने पहले घंटे के अंदर अगर आपने अपने ऑब्जेक्टिव वाला पेपर सॉल्व कर लिया, कोई छोड़ा नहीं है, और जो 45 मिनट मिले थे, यानी कि अगर आपका 9 बजे पेपर शुरू हो रहा है तो 10 बजे तक आपने एक सवाल बड़े सुकून तसल्ली से आराम से बड़ा अच्छा सॉल्व कर लिया। यानी कि 15 मिनट आपने वो ऑब्जेक्टिव से सेव किए, और उसके बाद 30 मिनट्स आपने मजीद लगाया, और 45 मिनट में आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। ये आपकी पहली, आप सोच लें कि अगर आपने ये पहला काम कर लिया ना, तो इसका मतलब ये कि आप 70 to 80% कैंडिडेट से आगे चले गए। बिकॉज ये बात बताने के बावजूद अभी सब लोग सुन रहे हैं, एंड फिर आप इन्हीं लोगों में से पूछेगा, बहुत सारे लोग नहीं फॉलो कर पाएंगे ड्यू टू XYZ रीजंस। तो सबसे पहली आपकी जीत ये है कि आपने 15 मिनट में MCQs करके उसके बाद 45 मिनट में आपने पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। जब आप ये कर लेंगे, आप खुद भी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। आपको लगेगा कि अब मेरे पेपर में टाइम मैनेजमेंट वाला मसला तो नहीं होने वाला। अच्छा, अब उसको आपने करना कितने पेजेस पे है, आप देखें कि अभी मैं एज्यूम करती हूँ कि लेट्स सपोज अभी जून चल रहा है, और अगर मैं कहती हूँ कि आपकी जो राइटिंग स्पीड है वो इस तरह की है कि आप मैक्सिमम 6 पेजेस लिख पाते हैं। ठीक है, बहुत एवरेज बात कर रही हूँ। तो अभी पूरा साल जब आप तैयारी करते रहेंगे ना, लिखते रहेंगे, तो आपकी राइटिंग स्पीड बेहतर हो जाएगी, और आप इसको कम से कम स्ट्रेच करके आप इसको 8 पेजेस पे लेके जा सकते हैं। तो 8 इज फाइन। ठीक है, अगर हम 8 के हवाले से बात करें तो आपने 45 मिनट में 8 to 9 पेजेस लिख लिए। कोई ज़्यादा लिखना चाहते हैं देन ऑब्वियसली उसको फिर सारे के सारे सवाल ही ज़्यादा लिखने हैं। ये नहीं करना कि पहला जो है वो 10 पेजेस पे कर दिया, अगला 6 पे कर दिया, अगला फिर 6 पे कर दिया, फिर अगला 4 पे कर दिया, ये नहीं करना। जो आपने मेंटेन करना है स्टैंडर्ड, वो थ्रू आउट करना है। तो इसलिए एक पॉइंट के ऊपर अपने आप को जो है वो मुतमिन कर लें कि अगर मैं 8 लिख सकता हूँ तो 8 ही लिखने हैं, फिर लेकिन अच्छे लिखने हैं। अगर नहीं स्ट्रेच हो रहा तो चलिए 7 लिख लें। अगर मैं कहती हूँ किसी की बहुत राइटिंग स्पीड बहुत खराब है, उसको बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं है, बट आई बिलीव अगर अभी से आप प्रैक्टिस शुरू करेंगे ना, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इंग्लिश ऐसे जब आप लिखना शुरू करेंगे फुल लेंथ, तो आपकी राइटिंग स्पीड वाले मसले हल हो जाएंगे। इंग्लिश ऐसे वो वाहिद चीज़ है कि आपकी ऐसे की भी तैयारी होती है और आपकी जो राइटिंग स्पीड है वो बहुत बेहतर हो जाती है। हफ्ता 10 दिन आप प्रैक्टिस करके देख लें, आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा। तो हम ये समझते हैं कि आप 8 to 9 पेजेस आराम से लिख लेंगे फर्स्ट 45 मिनट में। पहला क्वेश्चन आपका हो गया। फिर जो अगले आपके 2 क्वेश्चन हैं उसको आपने 39-40 मिनट में वाइंड अप कर देना। पहला क्वेश्चन आपने वो पिक करना है जो आपको बहुत अच्छा आता है, जो आपको बहुत बेहतरीन आता है। ठीक है, फिर एक आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन रखना है एंड के लिए। दरमियान में अपने 2 क्वेश्चन वो सॉल्व करने हैं जो मैं कहती हूँ कि लेट्स सपोज आपको बहुत अच्छे नहीं आते लेकिन आपको आते हैं। तो अब हमारा क्वेश्चन सॉल्व करने का पैटर्न क्या हुआ कि पहले हमने 15 मिनट्स में हमने ऑब्जेक्टिव की, 45 मिनट में हमने पहला क्वेश्चन किया। पहला क्वेश्चन हमने बहुत आइडियल किया, क्योंकि वो एक आप कह लें कि परसेप्शन बिल्डअप कर देगा एग्जामिनर की कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं। फिर उसके बाद जब पहला वो देखेगा, वो कहेगा कि अच्छा ये तो ऑल ओके, स्टूडेंट को बहुत अच्छा आता है, फिर वो सेकंड वाले पे तवज्जो थोड़ी सी कम जाती है। लेकिन ये नहीं कि आपने बिल्कुल फॉर ग्रांटेड लेना है, लेकिन ये कि आप थोड़ा सा रिलेटिवली जो आपको कम आता है वो आप उसको कर सकते हैं। थर्ड नंबर पे भी ऐसा कुछ कर सकते हैं, और फिर फोर्थ नंबर पे आपने दोबारा वही क्वेश्चन उस तरह का कोई करना है जो आपको बहुत अच्छा आता है। अल्लाह करे आपको सारे ही आते हो, बट अगर इस तरह का कोई सिनेरियो बनता है तो आपने इस तरह से उसकी डिमार्केशन कर लेनी है। तो फर्स्ट वाले को 45 मिनट में करेंगे, सेकंड और थर्ड वाले को आप 39-40 में कर सकते हो, और एंड वाले के लिए फिर आपने 45 मिनट रखने हैं। अच्छा, अब जब आपने ये डिसाइड कर लिया कि आपने क्वेश्चन इस तरह से लेके चल रहे हैं, तो अब सवाल करने कैसे हैं एक्चुअली। सवाल करने इस तरह से हैं कि जब भी कोई सवाल आएगा तो सबसे पहले तो आपने डिसाइड कर लिया क्वेश्चन पेपर उठा के कि मैंने 1 2 3 4 ये मेरे 4 क्वेश्चन हैं जो मैंने करने हैं। आपने पहला क्वेश्चन पिक किया और आपने इसको लिखना शुरू कर दिया। ठीक है, अच्छा ये नहीं करना, कुछ लोग क्या करते हैं, पेपर आया है, पेपर में पहला सवाल उन्होंने पिक कर लिया, उसके बारे में थोड़ा सोच लिया, फिर सेकंड का भी अभी से सोचना शुरू कर दिया, फिर थर्ड का भी सोचना शुरू कर दिया, तो उनका पहले क्वेश्चन का टाइम जो है ना वो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है।
आपने करना क्या होता है, आपने जल्दी जल्दी एक दफा रीडिंग दे देनी होती है क्वेश्चन पेपर को। आपने क्वेश्चन पिक कर लेने हैं रफली, ठीक है, ये आपकी फाइनल सिलेक्शन नहीं है, रफली आपने पिक कर लेना है। फिर उनमें से जो आपने सबसे पहले रखना है उसको करना शुरू कर देना है। बाकी सेकंड थर्ड फोर्थ के बारे में अभी नहीं सोचना। ये नहीं किया कि पहला सवाल हल करें और साथ ही दिमाग में ये चल रहा है कि सेकंड का मुझे ये पॉइंट नहीं आता, सेकंड की भी थोड़ी सी पॉइंट लिख लेता हूँ, ये नहीं करना। उसमें क्या होगा, फिर आपकी सारी टाइम मैनेजमेंट की जो बनाई है ना हमने, ये सारी खराब हो जाएगी। तो आपने पहले रफली देख लिया, लेकिन ये आपकी फाइनल सिलेक्शन नहीं है येट, ये आपकी फाइनल सिलेक्शन है पहले सवाल की। आपने पहला क्वेश्चन पिक किया, आपने उसकी ब्रेनस्टॉर्मिंग की 3-4 मिनट में, उसके बाद आपने रेस्ट ऑफ द मिनट जो है वो आपके, जो कि 35-36 मिनट बनेंगे, आपने उसमें लिखना शुरू कर देना। अच्छा, अब जब आपने पहला क्वेश्चन सिलेक्ट कर लिया तो आपने उसको बच्चों की तरह पढ़ना है, बेबीज की तरह आपने उसको रीड करना है। आप चाहें तो खुद को समझा सकते हैं कि सवाल में क्या पूछा हुआ है। उसके लिए आपने क्या करना है, एक पेंसिल पकड़नी है। पेपर के ऊपर वैसे तो लिखना अलाउड नहीं होता, लेकिन अपनी आसानी के लिए आप ब्लैक पेंसिल से लिख सकते हैं, बाद में आप उसको इरेज कर सकते हैं अगर एग्जामिनर देख लेता है तो। आपने उसमें से की टर्म्स को हाईलाइट कर लेना है। जैसे अभी हमारे पास सवाल था क्लाइमेट चेंज इज अ मिथ और रियलिटी, तो आप इसको हाईलाइट कर लें कि क्लाइमेट चेंज के बारे में पूछा हुआ है, अच्छा मिथ के बारे में पूछ रहा है और रियलिटी के बारे में पूछ रहा है। तो पहले मैंने स्टांस लेना है कि मिथ है या रियलिटी है, फिर मैंने उसके ऊपर लिखना है। तो पहले बेबीज की तरह अपने आप को कन्विंस करना है कि हमने लिखना क्या है। अभी मैंने बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन देखे हैं, तो आपने, बहुत सारे लोगों ने ये किया हुआ कि जो कुछ पढ़ा था सब लिख दिया। इंडिकेटर्स ऑफ क्लाइमेट चेंज की हेडिंग दे दिया, ड्राइवर्स ऑफ क्लाइमेट चेंज की हेडिंग दे दी, सवाल जबकि कुछ और था। अच्छा, एक चीज का ख्याल रखें, देखें, पढ़ते हुए आप सब चीजें पढ़ेंगे, आप हर चीज पढ़ेंगे, लेकिन उस चीज को लिखना कैसे है क्वेश्चन के हवाले से, वो चीज डिफरेंट है। हर चीज एज इट इज जो आपने पढ़ी है वो ऐसे उठा के पेपर में नहीं रखते, नहीं, उसको मोल्ड करना है, उसकी हेडिंग को चेंज करना है। देखें, द कंटेंट वुड बी सेम, लेकिन उसको लिखने का तरीका वुड बी डिफरेंट। तो आपने क्या करना है पहले, ये तब आपके लिए पॉसिबल हो पाएगा जब आप अंधाधुंध लिखना नहीं शुरू कर देंगे। आप कहेंगे हाँ क्लाइमेट चेंज पे सवाल आ गई, ये तो मुझे आता है, और आप फौरन लिखना शुरू कर देंगे। नो, पहले बच्चों की तरह खुद को समझाएं, खुद को एक लेसन दें कि इसमें क्या पूछा गया है। सवाल को आइडेंटिफाई करें, सवाल को समझें, इतना अच्छा समझें कि आप किसी और को समझाने की पोजीशन में हो कि इसमें क्या पूछा गया है। अदरवाइज मिड में जाके आपको आपको डाउट होना शुरू हो जाएगा कि हाँ पूछा तो कुछ और हुआ था, ये पता नहीं मैं ठीक ही लिख रहा हूँ या नहीं लिख रहा। और उस टाइम चूंकि आप सवाल शुरू कर चुके होते हैं, तो फिर वो उस टाइम पे रिग्रेट होता है, उस टाइम पे फिर आपके लिए टेंशन बनती है, प्रेशर उसका मजीद हो जाता है एग्जामिनेशन हॉल में। तो फिर सारा का सारा जो है ना मसला वहां से शुरू हो जाता है। हर स्टेप राइट टाइम पे, राइट डायरेक्शन को फॉलो करते हुए अगर आप कर लेंगे ना, तो आपका एंड तक पेपर बहुत स्मूथ, बहुत स्ट्रीमलाइन जाएगा। लेकिन अगर आपने पहले स्टेप के ऊपर मसला कर लिया, तो आप समझो इसका डोमिनो इफेक्ट है, वो एंड तक चलता रहेगा। पहले सवाल में टाइम मैनेजमेंट अच्छी नहीं की तो एंड तक वो रहेगी। एग्जामिनेशन हॉल में लेट गए तो एंड तक उसका इफेक्ट रहेगा। और फिर वो अगर एक पेपर में हो गया तो ऐसा नहीं है कि एक पेपर तक कन्फाइंड हो गया, वो आपके पूरे जर्नी को, आपके पूरे स्कोरिंग ट्रेंड को इफेक्ट करेगा। मैंने लास्ट टाइम ही बताया था, मैं दोबारा बता देती हूँ कि एंड पे जो लोग क्वालिफाई कर जाते हैं, इंशाल्लाह आप भी उनमें से होंगे, उनका अगर आप स्कोर देखेंगे ना तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता। ऐसा नहीं है कि जो टॉपर है और जो बॉटम पे है एस्पायरेंट, उनके दरमियान कोई 100-150 नंबरों का फर्क हो, ऐसा नहीं होता। 10-12 नंबर, और 10-12 नंबर वही होते हैं जो एक किसी ने अच्छी टाइम मैनेजमेंट करके ले लिया और एक ने टाइम मैनेजमेंट नहीं किया और उसके कम हो गए। एक ने कोई अच्छा स्कोर सब्जेक्ट रख लिया, जैसे पंजाबी रख लिया, तो उसका स्कोर वैसे ही 80 की लाइन में चला जाएगा। तो ये छोटे छोटे स्टेप जो है ना, यही आपके 10-10 12-12 नंबर का डिफरेंस डाल देते हैं, और यही डिफरेंस होता है एक्चुअली, कोई हंड्रेड्स में डिफरेंस नहीं होता। ठीक है, तो एक एक स्टेप को सही फॉलो करेंगे तो नंबर अच्छे आएंगे। तो हम कहाँ पे थे जी, कि आपने की टर्म्स को पहले पढ़ लिया, खुद को समझा लिया। खुद को समझाना बहुत इंपॉर्टेंट है कि सवाल क्या है, सवाल क्या पूछा गया है, इसका मैं क्या जवाब दूंगा या दूंगी जो कि एग्जामिनर को पसंद आएगा, मुझे किस तरह से लिखना चाहिए, ये बातें आपने खुद को समझानी है पहले। शुरू के जो 3-4 मिनट है ना, उसमें ये डिस्कशन आपने करनी है खुद के साथ बैठ के। उसके बाद आपने फॉर्मली लिखना शुरू करना है। ये डिस्कशन किए बगैर
आप अपने सवाल को शुरू मत करें रफली पॉइंट को लिखे बगैर, जिसको आप अपनी आंसर शीट के एंड वाले पेज के ऊपर कर सकते हैं, उसके ऊपर बाद में लिख दीजिएगा कि ये आपका रफ वर्क है और उसको काट भी दीजिएगा, लेकिन इसको किए बगैर आप अपना फॉर्मली पेपर नहीं स्टार्ट करेंगे। तो आपने जी क्या किया, आपने की टर्म्स पढ़ ली, देख ली, समझ ली। उसके बाद आपने क्या किया, आपने सबसे पहले अपनी हेडिंग देनी है इंट्रोडक्शन की। कीप इन माइंड इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन, अ प्रॉपर इंट्रोडक्शन एंड अ प्रॉपर कंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट है 10 मार्क्स के क्वेश्चन में और 20 मार्क्स के क्वेश्चन में। 5 नंबर वाले में हम इसको स्किप करेंगे, वो क्यों करेंगे आगे चल के बताती हूँ। 20 मार्क्स के क्वेश्चन में और 10 मार्क्स के क्वेश्चन में सवाल की नोइए जो मर्जी है, आपने एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन एंड प्रॉपर कंक्लूजन लिखना है। एंड प्रॉपर इंट्रोडक्शन और प्रॉपर कंक्लूजन से मुराद ये है कि आपने 1 पैराग्राफ में पूरे सवाल की समरी लिखनी है इन इंट्रोडक्शन। अब मैंने बहुत सारे लोगों का राइटअप देखा, उन्होंने 2-2 पैराग्राफ पे लिखे हुए हैं। तो 2 पैराग्राफ नहीं लिखने जिन लोगों ने लिखे हुए थे, आपने 1 पैराग्राफ में पूरे सवाल की समरी लिखनी है इंट्रोडक्शन में। अच्छा जी, उसके बाद आपने क्या किया, इंट्रोडक्शन हमारा हो गया। इंट्रोडक्शन क्या है, समरी है आपके आंसर की, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद आपने क्या करना है, अब हम आते हैं सवाल के ऊपर। 2 तरह के सवाल हो सकते हैं, जैसे मैंने कहा कि सिंपल एक्सप्लेन करने का भी हो सकता है। जैसे मैंने आपको क्वेश्चन दिया था कि व्हाट आर मैन मेड फैक्टर्स बिहाइंड क्लाइमेट चेंज, तो ये भी सवाल हो सकता है। इसमें क्या है कि ये सिंपल आपने एक्सप्लेन कर देना है, आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, आपको स्टांस लेने की जरूरत नहीं है। स्टांस गिवन है कि आपने मैन मेड फैक्टर्स के बारे में बताना है, आपने सिंपली लिखना है इसके बारे में। ऑन द अदर वे राउंड एक क्वेश्चन है क्लाइमेट चेंज इज अ मिथ और रियलिटी, तो यहाँ पे पहले आपने सोचना है कि मिथ है या रियलिटी है, देन आपने लिखना शुरू करना है। दोनों सवालों में फर्क है, ये इस चीज को भी देख लीजिएगा। बहुत सारे सवाल ऐसे होंगे जो कि सिंपल होंगे, उनको लिखना आसान होता है, उनके बारे में आपको सोचना नहीं पड़ता। दूसरा ये कि इस चीज की भी कंफ्यूजन नहीं होती कि जो आप सोच रहे हैं वो एग्जामिनर को पसंद आएगा या नहीं आएगा। तो आपकी मैक्सिमम प्रेफरेंस यही होनी चाहिए कि आप इस तरह के क्वेश्चन को पिक करें जो कि सिंपल है, जिसमें स्टांस गिवन है। ये भी लिख लें साइड पे कहीं, वो क्वेश्चन पिक करने हैं जो कि सिंपल है, जिसमें स्टांस गिवन है, यू सिंपली हैव टू राइट। औरंगजेब, देखें हमने कहा ना कि आपका इंट्रोडक्शन है वो आपकी समरी है, तो समरी के अंदर आप लिखेंगे ना कि जो भी क्वेश्चन है उसके बारे में आप लिखेंगे, उसकी समरी में ही आप ये बात लिख देंगे कि क्लाइमेट चेंज इज अ रियलिटी प्रोवाइडेड दिस, वो ऑटोमेटिकली उसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर अब देखें 2 चीजें आ जाएंगी। अब एक तो ये है कि आपका सवाल जो था उसमें सिंपल आपने एक्सप्लेन करना था। इन दैट केस मैं ये हेडिंग दे देती हूँ, मेरी मेजर हेडिंग हो जाती है मैन मेड फैक्टर्स बिहाइंड क्लाइमेट चेंज। ये मेरी मेजर हेडिंग हो जाती है और उसके बाद मेरी सब हेडिंग्स आना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। अगर सवाल एक्सप्लेनेशन वाला है, लेकिन अगर सवाल है एनालिसिस वाला, अब एग्जामिनर ने मेरे से ये नहीं पूछा कि व्हाट इज क्लाइमेट चेंज, उसने ये भी नहीं कहा कि व्हाट आर ड्राइवर्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, व्हाट आर इंडिकेटर्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। उसने कहा कि क्लाइमेट चेंज इज अ मिथ और आ रियलिटी, कि क्लाइमेट चेंज का जो फिनोमिना है क्या ये मिथ है या रियलिटी है। तो जब भी एनालिसिस वाले सवाल आएंगे तो आपने राइट आफ्टर योर इंट्रोडक्शन आपने थोड़ा सा उस टॉपिक को एक्सप्लेन करना है सिंपल वर्ड्स में इन जस्ट 1 पैराग्राफ। जैसे कि मैं यहाँ पे हेडिंग देती हूँ, मैं बोर्ड पे लिख ही नहीं रही, मैं चैट बॉक्स में लिख रही हूँ। जैसे कि हम यहाँ पे लिखते हैं डिफाइनिंग या फिर एक्सप्लेनिंग क्लाइमेट चेंज, ठीक है। इस तरह से करके आपने एक हेडिंग बना देनी है इंट्रोडक्शन के बाद उन सवालों में जिसमें एनालिसिस है, जिसमें स्टांस ले रहे हैं, जिसमें ओपिनियन आपने बतानी है अपनी, और आपने इस पैराग्राफ के अंदर सिंपली बता देना है कि क्लाइमेट चेंज एक्चुअली है क्या। अच्छा, ये देखिए एक और एग्जांपल देते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास सवाल आ गया है कि क्रिटिकली एनालाइज द पॉलिसी गाइडलाइंस ऑफ क्लाइमेट चेंज पॉलिसी पाकिस्तान, कि क्लाइमेट चेंज पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान है
2021 की, उसकी जो भी पॉलिसी गाइडलाइन है आप उसको असेस करें, उसको क्रिटिकली एनालाइज करें। अब देखिए, एक स्टूडेंट है जिसने क्या किया, उमेर हम चैट बॉक्स में कर रहे हैं, चैट बॉक्स में आए, चैट बॉक्स पे देखिए जरा। बाकी लोग प्लीज अभी थोड़ी के लिए मैसेज को अवॉइड करें। आपके क्वेश्चन के ऊपर हम बाद में आते हैं। क्वेश्चंस के ऊपर बाद में आएंगे, अभी प्लीज आप फॉलो कर लें कि हमने किस तरह से इसको सॉल्व करना है। अच्छा, हम ये बात कर रहे थे कि लेट्स सपोज हमारे पास ये सवाल आ गया कि क्रिटिकली एनालाइज करें क्लाइमेट चेंज पॉलिसी को। अब एक कैंडिडेट है जिसने क्या किया, उसने इंट्रोडक्शन के बाद लिखना शुरू कर दिया कि क्लाइमेट चेंज पॉलिसी में क्लाइमेट रेजिलियंस की बात हो रही है, उसके बारे में डिबेट शुरू कर दी। फिर अगला उसने पॉइंट दे दिया कि इसमें सीडीएम की बात हो रही है, उसके बारे में बात शुरू कर दी। फिर उसने क्लाइमेट प्राइसिंग की बात शुरू कर दी। ठीक है। एक दूसरा कैंडिडेट है जिसने इंट्रोडक्शन लिखा, इंट्रोडक्शन के बाद उसने बताया कि ब्रीफली बताया उसने कि व्हाट एक्चुअली इज क्लाइमेट चेंज पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान, उसके 5-6 मेजर प्रिंसिपल्स के बारे में बात कर दी। फिर उसने वन बाय वन उन प्रिंसिपल का क्रिटिकल एनालिसिस शुरू कर दिया। आप खुद मुझे बताएं कि किसकी अप्रोच ज्यादा बेहतर है, ए की या बी की? आई वुड से बी, बिकॉज क्वेश्चन जो है अलाइंड हो रहा है, क्वेश्चन की समझ आ रही है, एक पैटर्न बन रहा है, एक स्ट्रक्चर बन रहा है। बजाय कि रैंडम आप उसको लिखना शुरू कर देंगे ना, आपने हमेशा एनालिसिस वाले सवाल में इस चीज़ को ध्यान में रखें, चाहे वो करंट अफेयर का पेपर है, चाहे पाकिस्तान अफेयर का पेपर है, चाहे पॉलिटिकल साइंस का पेपर है, यूएस हिस्ट्री का पेपर है। जब एनालिसिस वाला सवाल आ गया ना, एनालिसिस वाले सवाल क्या होते हैं अगेन ये भी बता दूं, जहाँ पे लिखा हुआ है जी कमेंट करें, कुछ की टर्म्स होती हैं एग्जाम की जो यूज होती हैं, जहाँ पे लिखा हुआ है एनालाइज करें, जहाँ पे लिखा हुआ है क्रिटिकली एग्जामिन करें, जहाँ पे लिखा हुआ है जस्टिफाई करें, जहाँ पे लिखा हुआ है असेस करें, जहाँ पे लिखा हुआ है हाउ फार डू यू थिंक, जहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट डू यू थिंक अबाउट रोल ऑफ फ्लाम फ्लाम फ्लाम। इस तरह के जो सवाल होते हैं ये बताते हैं कि सवाल में एनालिसिस है। इनको हम कहते हैं एग्जाम टर्म्स होती हैं। आहिस्ता आहिस्ता आप सीखते जाएंगे कि कमेंट वाले में क्या लिखना होता है, एनालिसिस वाले में क्या लिखना होता है, क्रिटिकल एनालाइज वाले में क्या करना होता है। तो जहाँ पे इस तरह की एग्जाम टर्म यूज हुई हो, इसका मतलब सवाल आपका एनालिसिस वाला है, और उसमें इंट्रोडक्शन के बाद आपने उस गिवन टॉपिक के ऊपर जिसका एनालिसिस मांगा हुआ है उसको ब्रीफली एक्सप्लेन करना है इन जस्ट वन पैराग्राफ। एक से ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करेंगे, एक से ज़्यादा एक्सटेंड करेंगे तो ये टेक्निक बैकफायर कर सकती है, बिकॉज फिर एग्जामिनर को ये लगेगा कि आपने उसके सवाल का जवाब देने की बजाय पॉलिसी के ऊपर ही लिखना शुरू कर दिया। आपने क्लाइमेट चेंज या मिथ और रियलिटी पे लिखने की बजाय क्लाइमेट चेंज पे लिखना शुरू कर दिया। तो आपने जितना भी आपका नॉलेज है बैकग्राउंड का, आपने इसको कन्फाइन करना है वन पैराग्राफ में। तो इंट्रोडक्शन हो गया, उसके बाद हमने क्या कर दिया, एनालिसिस वाले में आपने क्या किया, एक सिंपल हेडिंग बना दी उस गिवन टॉपिक की। उसकी आपके लिए आप उसके लिए कोई भी डिफरेंट वर्ड यूज़ कर सकते हैं। आप लिखते हैं कि डिफाइनिंग क्लाइमेट चेंज, एक्सप्लेनिंग क्लाइमेट चेंज, या फिर डिफाइनिंग द की वेरिएबल, इस तरह से करके जो भी आप हेडिंग बनाते हैं। और जो आपका सिंपल एक्सप्लेनेशन वाला है उसमें आप क्या करेंगे, उसमें जो भी आपकी रेलिवेंट हेडिंग होगी वो आ जाएगी। जैसे मैन मेड फैक्टर्स बिहाइंड क्लाइमेट चेंज, तो आपकी डायरेक्ट ये हेडिंग आ जाएगी। अच्छा, एक और चीज़ का ख्याल रखना है, बजाय कि आप फैंसी वर्ड्स में अपने आप को उलझाएं, या फिर बजाय कि आप जो आपने पढ़ा है किताब में वो हेडिंग उठा के लिखें, आपने हेडिंग बनानी है सवाल में से निकाल के। ये चीज़ ज़्यादा आसान है और ज़्यादा स्कोर देती है। सवाल पूछा हुआ था कि व्हाट आर मैन मेड फैक्टर्स बिहाइंड क्लाइमेट चेंज, तो आपने हेडिंग उठा ली मैन मेड फैक्टर्स बिहाइंड क्लाइमेट चेंज। ज़्यादा आसान है और ज़्यादा स्कोरिंग है। तो सवाल में से ही हेडिंग निकाल लेनी है, सवाल में से ही हेडिंग निकाल लेनी है, इसको भी नोट कर लें। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अब असल कहानी यहाँ पे शुरू होती है कि हमारा सवाल था क्लाइमेट चेंज अ मिथ और रियलिटी पे। तो आपने जब कहा कि आपने स्टांस ले लिया कि क्लाइमेट चेंज इज अ रियलिटी, तो आपने रियलिटी
आपको जस्टिफाई करने वाली हेडिंग बनानी है और हेडिंग इस तरह की हो कि उसको पढ़ने के बाद नीचे कंटेंट पढ़ने की जरूरत ना पेश आए। इसको भी कहीं पे लिख लें। हेडिंग इतनी क्लियर, इतनी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होनी चाहिए कि उसके बाद नीचे कंटेंट पढ़ने की जरूरत ना ही पेश आए। अब जैसे कुछ लोगों ने लिखा कि आइस शीट मेल्टिंग, एक हेडिंग दे दी। हेडिंग तो ठीक है, कोई मसला नहीं है, बट आपको नहीं लग रहा कि मेल्टिंग ऑफ आइस शीट जो है ये उस सवाल के लिए बेहतर हेडिंग है? अगर सवाल मेरा ये होता कि व्हाट आर इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, तो फिर उसके लिए ज्यादा रेलिवेंट बनती है। मिथ और रियलिटी के हवाले से तो ये रेलिवेंट नहीं है ज्यादा। तो हेडिंग हम बनाएंगे, लेट्स सपोज मैं कहती हूँ कि हम बनाते हैं, नहीं अब इंडिकेटर से बहुत जेनेरिक हो जाएगी ना, हमने यहाँ पे स्पेसिफिक एक एक पॉइंट को लेकर चलना है। लेट्स सपोज मैं कहती हूँ मेल्टिंग ऑफ आइस शीट, ये सबने लिखा हुआ था तो इस पे बात कर लेते हैं। क्लियरली शोइंग दैट क्लाइमेट चेंज हैज बिकम अ न्यू नॉर्म। इस तरह की हेडिंग बनाते हैं। हेडिंग लंबी भी हो सकती है, हेडिंग सेंटेंस भी हो सकता है, ये फ्रेज भी हो सकती है, लेकिन ये इतनी क्लियर होनी चाहिए। हेडिंग के बारे में सब चीज इंपॉर्टेंट है वो ये कि इतनी क्लियर होनी चाहिए कि अगर मैंने पढ़ लिया ना तो मैं कहूँ कि मैं अगले पॉइंट पे चली जाती हूँ। बीइंग एग्जामिनर मैं कहती हूँ इस बच्चे को समझ आ गई, इसने सही लिखा होगा। इतनी वेग नहीं होनी चाहिए कि उसको देखने के बाद मैं नीचे भी कंटेंट पढ़ूं फिर मैं सोचूं कि अच्छा इसको कितने नंबर देने चाहिए। और सवाल के मुताबिक होनी चाहिए। सवाल था क्लाइमेट चेंज इज अ रियलिटी, आपने ये स्टांस लिया तो इसके मुताबिक आपकी हेडिंग्स होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल ठीक है अब्दुल्ला, बिल्कुल ठीक लिखा आपने। अ न्यू नॉर्मल, टॉक ऑफ द टाउन, हैपनिंग हियर, इस तरह से करके ना डिफरेंट आप फ्रेजेस ऐड करके अपनी वही हेडिंग जो आपने अभी अपने राइटर में सबने लिख के भेजी है उसको चेंज करेंगे। हाँ बिल्कुल इसी तरह से कि पोप अप कर रही हो। अच्छा फिर उसके नीचे आपने वही, अब देखें जब आपने इतना काम कर लिया ना अब आगे आसान है। आसानी क्या है कि वही बातें आपने वही लिखनी है जो आपने पढ़ी थी। अदरवाइज आपने पढ़ा था कि आइस शीट की मेल्टिंग हो रही है तो उसके बारे में लिखना शुरू कर दें, कोई एग्जाम्पल पता है तो वो लिखते हैं, कोई केस इन पॉइंट पता है तो वो लिखते हैं, कोई कोटेशन पता है तो वो लिखते हैं, कोई फाइंडिंग पता है तो वो लिखते हैं। अच्छा फिर क्या है कि वन पॉइंट इज इक्वल टू वन पैराग्राफ इज इक्वल टू वन हेडिंग। एक हेडिंग के अंदर उसी का कंटेंट डालना है, उसकी रेलिवेंट एग्जांपल देनी है, देन उसको वाइंड अप कर देना। अब बहुत सारे लोगों ने ये भी किया हुआ है कि बहुत लंबे लंबे पैराग्राफ लिखे हुए हैं, डेढ़ डेढ़ दो दो पेजेस का भी पैराग्राफ लिखा हुआ है, इसमें मल्टीपल बातें चल रही हैं। वो बहुत हौच पौच हो जाते हैं, वो एग्जामिनर को समझ भी नहीं आएगा। तो वन पॉइंट इज इक्वल टू वन पैराग्राफ और फिर उसकी एक ही हेडिंग है। एक हेडिंग के अंदर आपने एक पॉइंट को एक्सप्लेन करना है अलोंग विद एग्जाम्पल। फिर आपने एक दो पॉइंट लिख दिए, फिर तीसरे में आप डायग्राम ऐड कर दें, तीसरे में नहीं ऐड हो सकी तो चौथे में ऐड कर दें। साइंस का पेपर है तो हर सवाल में कम से कम 2 से 3 डायग्राम्स होनी चाहिए। अगर तो साइंटिफिक डायग्राम आती है, बिलफर्ज मैं कहती हूँ कि रिमोट सेंसिंग पे आ गया तो उसकी साइंटिफिक डायग्राम में आपको ऐड कर लेंगे। लेकिन अगर नहीं आया तो गिवन डेटा की ही आप फ्लो चार्ट बना दें, जो पढ़ा है उसी का फ्लो चार्ट एरोज वगैरह लगा के आप उसका बनाते हैं। लेकिन आपने डायग्राम और फ्लो चार्ट लाजमी बनाने हैं साइंस के पेपर में। अच्छा इसी तरह से फिर आपकी जेनेरिक हेडिंग नहीं देनी, स्पेसिफिक पॉइंट, स्पेसिफिक डेटा, और उसके बाद अगला स्पेसिफिक पॉइंट, फिर उसका अगला डेटा, फिर थर्ड पॉइंट, फिर उसका डेटा, फिर फोर्थ पॉइंट, फिर उसका डेटा। तो जितने नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं आपके पास उतने नंबर ऑफ आपके पैराग्राफ बन जाएंगे, उतनी उनकी हेडिंग्स होंगी। एक पैराग्राफ में अगर आप दो बातें एक्सप्लेन कर रहे हैं ना तो आप खुद अपने साथ ज्यादती कर रहे हैं, क्योंकि वो दो पैराग्राफ में भी हो सकती थी। दो पैराग्राफ का मतलब लेंथ ज्यादा हो जाती, एग्जामिनर को लगता है कि आपको ज्यादा आता है। तो एक पैराग्राफ में एक ही पॉइंट को लिखना है, उसकी रेलिवेंट एग्जांपल देनी है, उसको प्रॉपर स्टार्ट करना है, प्रॉपर उसकी एग्जांपल देनी है, प्रॉपर उसका एनालिसिस करना है, प्रॉपर उसको वाइंड अप करना है, देन अगले पैराग्राफ पे जाना है। एक पैराग्राफ एक फुल कंसाइज कॉम्पैक्ट पैराग्राफ होना चाहिए, वेल निटेड पैराग्राफ होना चाहिए।
आपकी हेडिंग को सपोर्ट करती हो आपकी बात। अच्छा, फिर आप सेकंड पॉइंट के ऊपर आ गए, आपने वो भी इस तरह की हेडिंग बना दी। लेट्स सपोज आपने वो एक्सट्रीम वेदर एपिसोड्स की बना दी है, तो आपने लिख दिया, अभी यहाँ पे किसी ने हेडिंग दी थी, एक्सट्रीम वेदर एपिसोड्स बिकमिंग अ न्यू नॉर्मल। ठीक है, तो ये अब जा रहा है क्लाइमेट चेंज द रियलिटी के साथ जा रहा है। ये हेडिंग बनाई, नीचे एक्सट्रीम वेदर एपिसोड्स के बारे में लिखा, एक तो एग्जाम्पल दे दी, उसको वाइंड अप किया, थर्ड पॉइंट पे आ गए। तो आपने 8 9 10 जितने भी आपके पॉइंट हैं उतनी आपकी हेडिंग आएंगी, उतना कंटेंट आएगा, उसके नीचे उतने पैराग्राफ बनेंगे, एंड नाउ यू आर डन। लेकिन अब अगर आपका, रिदा हम आते हैं ना इस पे, मैंने आपसे कहा क्वेश्चन को थोड़ी देर के लिए होल्ड पे रख लें, आते हैं इसके ऊपर भी। अब हमारे सवाल के अंदर एक चीज रहती थी जिसमें हमने कहा कि क्लाइमेट चेंज इज अ मिथ और रियलिटी। तो रियलिटी वाली बात को तो हमने जस्टिफाई कर दिया, ठीक है, हमने स्टांस किया और हमने इसको जस्टिफाई कर दिया। लेकिन पेपर की जो की टर्म्स है ना, किसी को भी आपने ओवरलुक नहीं करना। अब की टर्म में मिथ वाली बात भी आ रही है। अब हालांकि मिथ की फेवर में तो हम नहीं जा रहे, लेकिन आपने एंड पे एक एक हेडिंग बना के उसमें बताने कि इसको मिथ कुछ लोग क्यों कहते हैं। जितनी की टर्म्स हैं उनको ड्यू वेटेज देते हुए हमने रियलिटी के बारे में तो लिख दिया, बिकॉज वो हमारा स्टांस था। लेकिन मिथ वाली बात को राइट बिफोर योर कंक्लूजन हम एक पैराग्राफ में बताएंगे कि कुछ लोग एक्स वाई जी रीजन की बुनियाद पे इसको मिथ भी कहते हैं। वो कहते हैं कि ऑर्बिटल वेरिएशन ऑफ अर्थ की वजह से, या वोल्केनिक इरप्शन की वजह से, या लास्ट में मैंने आपको बताया था कि नेचुरल एक्टिविटी है। तो वो कहते हैं कि ये तो शुरू से होता आ रहा है, तो सदियों से होता आ रहा है, तो हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। या फिर कुछ लोगों के बिजनेस जो है वो जुड़े होते हैं इसके साथ। अब जिसका कोई पावर प्लांट होगा वो क्यों ही मानेगा कि क्लाइमेट चेंज हो रही है। कुछ लोगों के नैरो मोटिव्स हैं, तो उन सारी बातों को आपने एक पैराग्राफ के अंदर, अब यहाँ पे ये नहीं करना कि एक पैराग्राफ बनाया फिर उसको हेडिंग दी और फिर इस तरह से लंबा चौड़ा उसको घसीटा, नहीं। क्योंकि हमने पहले जो अपना मेन स्टांस था उसके ऊपर लिख लिया हुआ है, हमने सवाल को जस्टिफाई कर दिया। ये हरकत हम सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने की टर्म को जस्टिफाई करना है। हमने की टर्म्स को अंडरस्टैंड किया और हमने एग्जामिनर को बताना है कि मुझे समझ आई आपके सवाल की। ठीक है, तो हमने वहां पे मिथ की हेडिंग दे दी कि मिथ वाला नैरेटिव जो है वो क्यों बिल्डअप हुआ हुआ है, एक पैराग्राफ में इसको लिखा, फिर हम आगे कंक्लूजन पे। अच्छा, फिर हम आते हैं कंक्लूजन पे। तो कंक्लूजन क्या है जी? कंक्लूजन अगेन आपके क्वेश्चन की समरी है, प्लस ये कि इम्पोर्टेंट फाइंडिंग है क्वेश्चंस की, 1 और 2। पूरे सवाल में अपनी सबसे अच्छी बात आपको क्या लगी, या पूरे सवाल की सबसे इम्पोर्टेंट फाइंडिंग क्या थी, उसको आपने लिख के सवाल को वाइंड अप कर देना है। कंक्लूजन भी आपका एक पैराग्राफ होगा। हाँ जी, बिल्कुल इस तरह करके कोई आप हेडिंग बना दें। सैरिश, जो आपने इंट्रोडक्शन लिखा है ना, इंट्रोडक्शन में आपने मेन क्वेश्चन को एड्रेस करना है जो आपने स्टांस लिया है। जिस बात को आपने वेटेज नहीं देनी उसको आपने इंट्रोडक्शन में नहीं लिखना। आप अपने मिथ वाली बात को ना भी एक्सप्लेन करें तो भी ठीक है, आपने रियलिटी पे ज्यादा फोकस करना है। जब आप ये लिखेंगे ना, वाई सम पीपल कॉल इट अ मिथ, तो फिर आगे आपको इसको एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा, फिर आपकी 2 3 लाइन इसमें लग जाएंगी। फिर इंट्रोडक्शन मैंने कहा पूरे सवाल की समरी है, पूरे सवाल तो आपका रियलिटी के ऊपर आ रहा है, तो आप रियलिटी वाली बात को छोड़ के मिथ वाली पे जब 3 4 लाइन लिख देंगी तो आपकी डायरेक्शन तो मिथ वाली तरफ चली जाएगी। तो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं उनके बारे में इंट्रोडक्शन में लिखना है, जो लीस्ट इंपॉर्टेंट है सिर्फ आप स्ट्रक्चर बनाने के लिए, की टर्म को एड्रेस करने के लिए लिख रहे हैं, उसके बारे में इंट्रोडक्शन में नहीं लिखना। अब इस सवाल में इंट्रोडक्शन में आपने सिर्फ रियलिटी वाली जो बातें हैं ना उनको लिखना है कि क्लाइमेट चेंज इज अ रियलिटी, और उसके बाद आगे आप उसकी फेवर में जो भी एक दो आर्गूमेंट देते हैं वो लिख के, और उसके बाद आपने प्रॉपर सवाल अपना स्टार्ट कर देना। क्योंकि देखिए इंट्रोडक्शन बहुत बड़ा तो है नहीं कि इसके अंदर हम ये सारी बातें लिखें, हार्डली आपके ये 5 to 6 सेंटेंसेज हैं, जस्ट 1 पैराग्राफ है, तो इसमें आपने सिर्फ इंपॉर्टेंट बातें करनी है, वो बातें जिनको पढ़ने के बाद एग्जामिनर का दिल करे कि वो आपको अच्छे नंबर दे। हाँ, कुछ लोगों ने कोटेशन लिखी हुई थी तो आप कोटेशन को ऐड कर सकते हैं। अगर आपको कोई अच्छी एक दो कोट्स याद हैं तो आप उसको इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं।
लेकिन कोड तब लिखनी होती है जब वो डायरेक्टली सवाल के साथ जाती है। खदीजा देखें, एक्चुअली हम कर यही रहे होंगे कि जो आपने बताया ना कि आपने एक मिथ लिखी, आपका मैंने देखा था, आपने मिथ डिफरेंट लिख के उसके बाद उनके बारे में अपनी ओपिनियन दी हुई थी। ज़्यादा बेहतर ये है कि आप स्टांस लें, उसके बारे में लिखना शुरू करें। आपने जस्टिफाई कर दिया कि क्लाइमेट चेंज रियलिटी है, तो आपने फिर इसके बारे में बात करना शुरू कर दी कि हाउ दिस हैज बिकम अ न्यू रियलिटी, और मिथ के बारे में कम लिखें। जो आपका कंक्लूजन से पहले वाला पैराग्राफ होगा, वहां पे 2-3 इंपॉर्टेंट मिथ को लिख दें वहां पे, और फिर बता दें कि ये क्यों नहीं रियलिटी के करीब क्यों नहीं है, या क्यों एक्यूरेट नहीं है, या क्यों मिसलीडिंग है ये। ओके, अच्छा, अब उसके बाद हमने कंक्लूजन कर दिया, और उसके बाद क्या है कि हमारा क्वेश्चन जो है ये वाइंड अप हो गया। अभी हमारा क्वेश्चन ये वाइंड अप हुआ है जी। अगर हम बात करें 20 मार्क्स के हवाले से, तो हमारा ये सवाल जो है वाइंड अप हो गया। अच्छा, अब अगर 10 मार्क्स में करना है इसको, यही सवाल हमारा 10 मार्क्स का आ गया, तो फिर क्या करेंगे? अब्दुल्ला का एक ही सवाल चल रहा है। अब्दुल्ला, थोड़ा सा होल्ड कर लें, थोड़ा होल्ड कर लें। आपने मुझे ईमेल करना है मेरी ईमेल आईडी पे। अच्छा, अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया तो फिर क्या करेंगे? कोई बताएगा कि क्या फर्क होगा अगर यही सवाल 10 नंबर का आ गया तो फिर क्या करेंगे? अच्छा, पॉइंट्स कम कर देंगे, इसके अलावा? अच्छा, पॉइंट्स कम कर दिए। आपने टाइम भी तो कम हो गया ना। अब लेट्स सपोज हम इसको कर रहे थे 8 पेजेस पे, कर रहे थे हम अपना 20 मार्क का, और अब हमारे पास 10 नंबर का सवाल है, तो 10 नंबर वाले को हम 4 पे ले जाएंगे। अब सबसे ज़्यादा मसला पता है क्या आता है? सबसे ज़्यादा मसला ये आता है कि जब आपने 10 मार्क्स पे सवाल करने लगे ना, तो आप कहीं ना कहीं भूल जाते हैं कि 10 नंबर का एक और सवाल भी करना है, तब आपका एक सवाल कंप्लीट होगा। आप जितना भी नॉलेज होता है वहां पे ऐड किए जाते हैं, इवेंचुअली क्या होता है कि टाइम मिस मैनेज हो जाता है। तो इसको इन एनी केस आपने 4 पेजेस पे वाइंड अप कर देना है। इंट्रोडक्शन भी लिखना है 10 नंबर के सवाल में, कंक्लूजन भी लिखना है वैसे ही जैसे पीछे किया था, उसी तरह से सॉल्व करने जैसे पीछे वाला सवाल किया है। सिर्फ फर्क क्या है कि एक तो टाइम कम हो गया, नंबर ऑफ पॉइंट्स कम हो गए। स्ट्रक्चर क्या बन सकता है? स्ट्रक्चर एक छोटा सा बना के देखते हैं। लेट्स सपोज हमारा ये वाला पहला पेज है, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट पेज है, यहाँ पे हमने लिखा कि आंसर नंबर फलां फलां। लेट्स सपोज मेरा ये थर्ड क्वेश्चन था पेपर में, तो मैंने लिखा आंसर नंबर 3। ठीक है, यहाँ पे मैंने हेडिंग दे दी इंट्रोडक्शन की। ठीक है, इंट्रोडक्शन को मैंने यहाँ पे इंडेंटेशन देके, इंडेंटेशन क्या है, ये वाली स्पेस जो खाली छोड़ते हैं, एक पैराग्राफ के अंदर हमने इंट्रोडक्शन लिख दिया। ठीक है, फिर उसके बाद मेरे सवाल की मेजर हेडिंग आ गई। मैंने कहा कि डिफाइनिंग क्लाइमेट चेंज। ठीक है, डिफाइनिंग क्लाइमेट चेंज। तो मैंने यहाँ पे फिर थोड़ा सा पहले क्लाइमेट चेंज को अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन किया। फिर मैंने कहा कि कोई दूसरा जो राइटर है वो क्लाइमेट चेंज को इस तरह से एक्सप्लेन करता है। मैंने इन्वर्टेड कॉमास में पेपर के सेंटर में लिखा, और यहाँ पर इसका रेफरेंस दे दिया। अब बता दिया क्लाइमेट चेंज। अब अगली हेडिंग आ गई, क्लाइमेट चेंज इज अ रियलिटी। सवाल में से ही निकाल के मैंने हेडिंग लिख दी, ये भी मेरी मेजर हेडिंग है। एक तो लाइंस लिखी। अब मेरा जो मेजर पॉइंट है, लेट्स सपोज मैं आइस शीट के बारे में बात कर रही हूँ, तो मैंने उसकी हेडिंग दे दी आइस शीट वाली।
ठीक है, उसका मैंने यहाँ पे कंटेंट लिखा, उसकी एग्जांपल्स वगैरह लिखी, और फिर हम अगले पॉइंट पे चले गए। ये हमारा थर्ड पेज आ गया। ठीक है, फिर यहाँ पे हमने एक्सट्रीम वेदर एपिसोड्स की हेडिंग दे दी। ठीक है, उसका हमने कंटेंट लिखा, उसका कोई रेफरेंस पर ऐड कर दिया, एक आधी डायग्राम यहाँ पे ऐड कर दी। फिर फोर्थ पॉइंट की मेरी हेडिंग आई, उसका कंटेंट आ गया। फिर हमारे पास फिफ्थ हेडिंग आ गई। ठीक है, उसका कंटेंट आ गया। ठीक है, फिर हमारे पास सिक्स आ गई, यहाँ पे फिर हमने कोई एक डायग्राम वगैरह ऐड कर दी। फिर हमारे पास आती है सेवन्थ हेडिंग, उसका हमने कंटेंट ऐड किया। लेट्स सपोज मेरे पेपर में कोई साइंटिफिक डायग्राम नहीं थी, तो मैंने जो बातें लिखी थी उनका मैंने यहाँ पे फ्लो चार्ट बना दिया। ठीक है, एक पेज मैंने निकाला, उसका फ्लो चार्ट बना दिया। अच्छा, फिर उसके बाद क्या है जी, उसके बाद हमने बात की कि एक बात की थी मैंने आपको कि लेट्स सपोज आपको नहीं आ रहा, आपको 5-6 पॉइंट आते हैं, सवाल में आपने 10-12 पॉइंट लिखे हैं, तो जो पॉइंट पहले नंबर पे लिखा था ना, उसी को यहाँ पे रिपीट कर दें, लेकिन उसकी हेडिंग चेंज कर दें। बातें वही करें अंदर, हेडिंग चेंज करके पहले वाले पॉइंट को 2 सफ़ों के बाद रिपीट कर दें। फिर थर्ड वाले पॉइंट को फिर रिपीट कर दें, हेडिंग चेंज कर दें, कंटेंट सेम रहने दें। और ये वाली चीज़ आप वहाँ पे कर सकते हैं पेपर के उस पॉइंट पे जहाँ पे नज़र कम पड़ती है, जैसे कि यहाँ पे आप शुरू करते हैं और अगले अगले पेज की वो इस जगह के ऊपर आ जाएगी। ठीक है, एक ये तरीका हो सकता है कि हेडिंग को रिपीट कर दें, एक ये तरीका हो सकता है कि जो लिखा है उसी का एक फ्लो चार्ट बना दें। अच्छा जी, फिर हम थोड़ा सा आगे चले तो फिर यहाँ पे हमने क्या किया कि यहाँ पे हमने इसको ये वाली हेडिंग करके यहाँ पे कंक्लूजन की हेडिंग देके यहाँ पे कंक्लूड कर दिया। अच्छा, इस चीज़ की भी कोशिश कीजिएगा कि 8 पेजेस पे लिख रहे हैं ना, तो पूरे 8 पेजेस पे यहाँ पे वाइंड अप हो। आपका हर नया सवाल नए पेज से स्टार्ट होना चाहिए। ऐसा ना हो कि यहाँ पे खत्म हो गया फिर यहाँ से आप शुरू करें, उससे थोड़ी प्रेजेंटेशन इफेक्ट होती है। तो सिंपल सा हिसाब रख लें कि आपने 4 पेजेस के ऊपर 10 मार्क्स वाला करना है, 8 पेजेस के ऊपर आपने 20 मार्क्स वाला करना है। हर नया सवाल नए पेज से आपने स्टार्ट करना है। तो ये कुछ इस तरह का आपका स्ट्रक्चर बनेगा, इसको देख लें ज़रा। इस तरह से स्टार्ट होगा। ठीक है, और ये इस तरह से आपके पेपर की आउटलुक बनेंगे। अगर आप उसको पूरा एक ज़ूम इन करके भी देखें तो आपको लगे कि वो अपीलिंग लग रहा है, उसमें राइट पॉइंट के ऊपर आपने डेफिनेशन भी दी हुई है, उसमें डायग्राम भी है, उसमें रेलेवेंट हेडिंग भी है, प्रॉपर इंट्रोडक्शन भी है, कंक्लूजन भी है, डी कोड भी ठीक किया हुआ है, तो डेफिनेट बात है आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। अच्छा, अब हम चलते हैं 5 नंबर के सवाल पे। मैं क्वेश्चन पे आती हूँ बाद में इसके। अगर हमारा क्वेश्चन आ गया है 5 नंबर का, लेट्स सपोज मैंने आपको सवाल दिया था रेड प्लस पे नोट लिखें, तो सबसे पहले तो इस चीज़ को माइंड में रखें कि रेड प्लस पे आपको जितना मर्जी आता हो, आपने ये वाली बात दिमाग से नहीं निकालनी कि ये 5 नंबर का सवाल है। बिकॉज इस जैसे 3 और सवाल पूरे करने हैं, तब जाके एक क्वेश्चन आपका कंप्लीट होगा। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये देखेंगे कि आपने कितने पेजेस पे करना है। तो हम कहते हैं कि लेट्स सपोज हम 2.5 पे इसको लेके जा रहे हैं, तो या तो 2.5 पे कर लें, अगर स्पीड बहुत अच्छी होगी है तो चलें 3 पेजेस पे कर लें। यानी कि 3 को भी अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करें तो यानी कि आपका क्वेश्चन जो है ये 12 पेजेस पे जाएगा। नोट वाले सवाल में आप थोड़ा सा ज़्यादा लिख सकते हैं, लेट्स से बाकी सवालों में आपकी जो लेंथ मेंटेन हो रही है वो 8 या 9 पेजेस है, इस वाले में आप थोड़ी सी एक्सटेंड कर सकते हैं, आप इसको 10-12 पे लेके जा सकते हैं, क्योंकि 2 पेजेस पे तो बात एक्सप्लेन भी नहीं हो पाएगी ना पूरी। तो आप नोट वाले क्वेश्चन में थोड़ी सी लेंथ ज़्यादा रख सकते हैं। अच्छा, अब करना कैसे है, नोट वाले क्वेश्चन में आपके पास वाहिद लेवरेज जो है वो ये है कि आप कुछ भी लिख सकते हैं, आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। आप ब्रेड की हिस्ट्री से स्टार्ट कर दें, आप इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट कर दें, आप इसके की पिलर से स्टार्ट कर लें। ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं। फ़ायदा इसका ये है, नुकसान नोट वाले का क्या है कि टाइम मैनेजमेंट मुश्किल होती है इसमें, क्योंकि हर सवाल को स्टार्ट करना है प्रॉपर, फिर इसको वाइंड अप करना है, फिर अगला सवाल स्टार्ट करना है, फिर अगला करना है, तो कहीं ना कहीं टाइम मैनेजमेंट मुश्किल हो जाती है। आसानी इसमें क्या है कि आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता, आप कहीं से भी स्टार्ट कर लेते हैं।
तो इसकी टेक्निक क्या होती है कि इंट्रोडक्शन लिखने के बजाय आप इसकी डेफिनेशन से शुरू कर लें, या सिंपल इसकी एक दो लाइंस में एक्सप्लेनेशन से शुरू कर लें। इंट्रोडक्शन यहाँ पे ना लिखें। उसको ना लिखना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे समरी देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सारे पॉइंट्स में आप सिंपल उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। आपने डेफिनेशन लिखी, फिर आपने इसकी हिस्ट्री बता दी, ठीक है। फिर आपने अगले पेज के ऊपर आपने इसके की पिलर्स के बारे में बात कर ली, ठीक है। फिर आपने अगले पेज के ऊपर यहाँ पे एक आधी डायग्राम ऐड कर दें, ठीक है। फिर आपने कोई अगली हेडिंग दे दी। लेट्स सपोज आपने कहा कि इसकी 5+ पॉलिसीज थी, उसके ऊपर लिख लिया, ठीक है। फिर यहाँ पे आपने एक फ्लो चार्ट भी बना दिया, आप टेबल भी बना सकते हैं। फिर आपने यहाँ पर जाके इसको कंक्लूजन के बजाय आपने यहाँ पे किया दिस कैन बी समड अप, और इस तरह से करके एक तो लाइंस करके आपने इसको वाइंड अप कर दिया, या इन अ नटशेल सिंपल इस तरह की एक दो फ्रेजेस इस्तेमाल करके आप इसको वाइंड अप कर सकते हैं, बजाय कि आप पूरा कंक्लूजन लिखें। फिर अगला आपने इसका जो बी पार्ट है लेट्स सपोज उसको फिर यहीं से शुरू कर दिया। तो नोट वाला क्वेश्चन लिखना सिंपल टाइम मैनेजमेंट है इसमें। लिख आप जो भी पॉइंट लिखना चाहेंगे वो ठीक होंगे। कोशिश करें कि हर नोट वाले सवाल के अंदर एक डायग्राम ऐड कर दें, इंट्रोडक्शन की एक तो लाइन, कंक्लूजन की एक तो लाइन, एक डायग्राम, और बाकी आप रेलिवेंट हेडिंग बनाते जाएं। बहुत सारे लोगों के राइटअप में मैंने देखा है कि उन्होंने हेडिंग्स नहीं बनाई हुई और एक हेडिंग के अंडर 3-4 पैराग्राफ लिखे हुए हैं। ऐसे भी नहीं करना। एक हेडिंग देनी है, उसका नीचे उसका कंटेंट ऐड करना है, फिर अगली हेडिंग देनी है, फिर कंटेंट ऐड करना है। आप ये भी कर सकते हैं, इनफैक्ट करना चाहिए कि आप दो डिफरेंट पेन रखें अपनी मेजर हेडिंग और सब हेडिंग के लिए। लेट्स सपोज यहाँ पे हमारी ये इंट्रोडक्शन मेजर हेडिंग है, तो इसको हम ब्लैक पेन से कर देंगे। ये भी मेजर है, इसको भी ब्लैक से कर दिया, ठीक है। अगली जो है ये भी मेजर है, इसको भी ब्लैक से कर दिया। अगली जो आपकी सब हेडिंग है वो ब्लू से कर दें। फिर अगली जो आपकी कंक्लूजन की मेजर हेडिंग है उसको फिर ब्लैक से करें। तो मेजर हेडिंग और सब हेडिंग का जो मार्कर है उसको चेंज कर लें ताकि एग्जामिनर को समझ आए कि आप क्या बात कर रहे हैं। मजीद डिफ्रेंशिएट करने के लिए आप मेजर हेडिंग को अंडरलाइन भी कर सकते हैं। कभी कभार ये भी हो सकता है कि आपकी सब हेडिंग के अंडर आपको मजीद एक और हेडिंग ऐड करनी पड़ जाए। लेट्स सपोज आपके बात करें एक्सट्रीम वेदर एपिसोड की, तो आपको दरमियान में पाकिस्तान के फ्लड्स के बारे में आपने बहुत अच्छा पढ़ा हुआ था, तो आपका दिल किया कि आप यहाँ पे लिखते हैं, तो आप उसमें लिखते हैं द केस स्टडी ऑफ पाकिस्तान। तो उसकी हेडिंग फिर आप क्या है कि अगेन आप चेंज कर लीजिएगा, बारीक मार्कर से कर लें, और जिस तरह आपको बेहतर लगे। पता चलना चाहिए कि ये हेडिंग की सीक्वेंस क्या क्या बन रहा है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। अब सवाल मुझे बता दें, कोई सवाल किसी को नहीं समझ आया। रिपीट वाली हेडिंग ये है सलमान, कि अगर आपको पॉइंट कम आते हैं, सवाल आपका 20 नंबर का है, तो आप कुछ पॉइंट्स को रिपीट कर सकते हैं। करना आइडियली नहीं चाहिए, सिर्फ मैं आपको वे आउट बता रही हूँ कि अगर स्टक हो गए हैं पेपर में, फंस गए हैं, तो फिर क्या करें कि एक सवाल में जो एक पॉइंट लिखा हुआ है ना उसको 3-4 सफ़ों के बाद रिपीट करते हैं विद इन अ गिवन क्वेश्चन। ये नहीं कि सवाल नंबर 1 का जो डेटा है वो सवाल नंबर 2 में डालते हैं। अनस देखिए, कम से कम 8-9 पॉइंट तो होने चाहिए आपके पास। सैरिश, मैंने आपको फीडबैक दे दी है। आप लोगों के असाइनमेंट के क्वेश्चन थे जो मैंने यहाँ पे बताए हैं। कोई चीज़ एक्स्ट्रा है जो एड्रेस नहीं हुई तो आप पूछ सकती हैं। अगली दफ़ा जब भी आप असाइनमेंट करेंगे तो इन सारी बातों को माइंड में रखते हुए करेंगे। अच्छा, आउटलाइन का किसी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है, खदीजा। कुछ लोग आउटलाइन बनाते हैं, पीएमएस में ज़्यादा ट्रेंड है आउटलाइन बनाने का, सीएसएस के पेपर में नहीं है। आउटलाइन टाइम कंज्यूम करती है। अगर तो आपने पेपर में जाके सही अच्छी हेडिंग दे दी है ना क्वेश्चन में, तो फिर आपको ज़रूरत नहीं है आउटलाइन बनाने की।
नहीं उस्मा, उसमें नहीं लिखना इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन। उसकी वजह क्या है कि 5 नंबर का है ना, तो आप देख रहे हो आप उसको 2.5 पेज पे कर रहे हैं, वाइंड अप कर रहे हैं। तो जब अब आप उसको 2.5 पेज पे वाइंड अप कर रहे होंगे, तो आप देखें कि अगर आप इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन में पढ़े रहते हैं तो आपके पास तो टाइम ही नहीं बचेगा कुछ और लिखने का। अनस, जो सवाल की नोयत है उसके लिहाज से एक्सप्लेन करना है। जो आपने लिखना है दैट डिपेंड्स ऑन द वेरी नेचर ऑफ द क्वेश्चन इटसेल्फ। सवाल में है कि क्लाइमेट चेंज इज अ मिथ और रियलिटी, आपने कहा कि जो क्लाइमेट चेंज इज अ रियलिटी, तो आप अपनी बात को इसी तरह से बताएंगे जैसे आप मुझे समझा रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज रियलिटी है। तो आप कहेंगे दुनिया में ये भी हो रहा है, तो ये चीज़ तो क्लियर बता रही है कि क्लाइमेट चेंज एक रियलिटी है। फलां फलां टाइम पे ये चीज़ इंसिडेंट हुई थी, पहले ऐसे नहीं होता होता था, तो अब ये चीज़ हमें क्लियर कर रही है कि क्लाइमेट चेंज रियलिटी है। तो यही बात अगर आप ट्रांसलेट कर दें इंग्लिश में, तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। सवाल की नोयत के लिहाज से चलना है, सवाल के कॉन्टेक्स्ट के हवाले से चलना है। अच्छा सलमान, सबसे पहले तो आई कैचिंग हेडिंग आपकी, अच्छा इसको लिख लें कहीं पे। आई कैचिंग हेडिंग वो है जो कि आप पेपर से ही ले रहे हैं। आई कैचिंग हेडिंग इज इक्वल टू द वन यू टेक फ्रॉम योर क्वेश्चन पेपर। इससे ज्यादा आई कैचिंग हो ही नहीं सकती कोई और हेडिंग, क्योंकि जिसने पेपर बनाया है अगर आप उसी के वर्ड्स को उठा के जवाब देंगे तो उसको ज्यादा अच्छा समझ आएगा, वो आपको ज्यादा स्कोर देगा। आप बहुत फैंसी अंग्रेजी और बहुत मुश्किल टर्म्स के साथ बनाएंगे जिससे वो फेमिलियर नहीं है, तो पहले फेमिलियर होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा उसको। हाँ, सब हेडिंग अंडर आप जाके उस चीज को लिखते हैं। अगर आपको कोई बहुत अच्छी केस स्टडी आती है, कोई बहुत डिफरेंट की टर्म आती है, तो उसको लिखें। अच्छा, बहुत दफा ये भी होता है कि देखिए नॉलेज जो है ना वो हमेशा इवॉल्व कर रहा होता है। मैंने डिग्री ली हुई है एनवायरमेंटल साइंस की, लेकिन मे भी कल कोई ऐसी न्यूज़पेपर में फाइंडिंग आई हो जो मेरे नॉलेज में भी ना हो, कोई ऐसी नई टर्म आई हो जो मुझे भी ना पता हो। तो इसी तरह से आपका एग्जामिनर भी है, अगर आप कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई चीज लेके आते हैं जो आपको लगता है कि पहले नहीं पता, तो इन दैट केस आपने पहले उसको एक्सप्लेन करना है सिंपल वर्ड्स में कि ये फिनोमेना है, ये इस टाइम पे दुनिया में इतना इफेक्ट कर रहा है और इसकी ये इम्प्लीकेशन है। अगर जब भी किसी नई टर्म को इंट्रोड्यूस करते हैं ना जो आपको लगता है कि कॉमन नहीं है, कोई कोई स्लैंग के बारे में अगर आप बात कर रहे हैं, कोई, मैं कहती हूँ कि कोई इन्वायरमेंटल मूवमेंट है जो कि किसी स्लैंग से ली गई है, तो मे बी आपके एग्जामिनर को ना पता हो, तो पहले बताइए उसके बारे में। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल एक याद आ गई है, जैसे एक मूवमेंट चली थी चिपको मूवमेंट। ठीक है, अब तो पुरानी बात हो गई है, लेकिन चिपको मूवमेंट क्या थी कि जब दरख्तों को काटा जाने लगा तो लोगों ने जाके बाकायदा दरख्तों को हक कर लिया, उनके साथ जाके चिपक गए। ये शो करता था कि वो इमोशनली कितने ज्यादा अटैच हैं, कितनी ज्यादा उनकी कल्चरल वैल्यूज हैं फॉरेस्ट के साथ एसोसिएटेड। तो अगर बिलफर्ड कोई इस तरह की नई टर्म आती है जिसको पहली दफा लिखने जा रहे हैं, आपने 1-2 दिन पहले अखबार में पढ़ी है, तो फिर उसको पहले आपने पूरा एक्सप्लेन करना। अदरवाइज आई कैचिंग हेडिंग वही है जो आपने पेपर से ली है। अच्छा, आई थिंक निशान, इस पे हमने बात कर ली है कि आपने क्वेश्चन से ही ड्राइव करनी है अपनी हेडिंग्स को। अगर कोई नई चीज आती है तो उसके बारे में आप सेपरेट हेडिंग बना सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल रिदा, आप कर सकते हैं जो आपको लगता है कि आपके सवाल के अंदर हाँ ये चीज़ मिस हो गई है। पैराग्राफ के अंदर अगर कोई ऐसी टर्म है या ऐसी कोई फैक्ट है या कोई स्टेटमेंट है जिस पे आप चाहते हैं कि एग्जामिनर की नज़र पड़े, तो या तो आप उसको अंडरलाइन कर दें या आप वहाँ पे अपने पॉइंटर का कलर चेंज कर लें। अच्छा, नोट्स मेकिंग पे हम बात करेंगे आहिस्ता आहिस्ता, जब हम पढ़ते रहेंगे ना तो मैं आपको नोट्स मेकिंग पे गाइड कर दूंगी। जी अली, यही बात हम करे थे, सेम पॉइंट विद डिफरेंट हेडिंग इन द सेम क्वेश्चन। ऑब्वियसली दूसरे सवाल में लिखेंगे फिर तो वैसे ही वो इरेलीवेंट हो जाएगा।
आई होप ये समझ आ गया काफ़ी हद तक कि सवाल कैसे हल करने हैं आपने। महानूर, हमने बात की थी कि एक आपने लोकल ऑथर की बुक रखनी है, जो कि वर्ल्ड टाइम्स की भी हो सकती है, जो कि किप्स की भी हो सकती है, और एक आपने इंटरनेशनल बुक रखनी है। अगर लोकल ऑथर की बुक आपको इतनी अच्छी मिल गई है कि वहाँ पे आपका पूरा टॉपिक हर एंगल से कवर हो गया है, तो फिर इंटरनेशनल से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई टॉपिक आपको लगता है कि उसका डेटा इनकम्प्लीट है या उसके अंदर मज़ीद आपको अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है, तो फिर आप उसको एडिशनली किसी इंटरनेशनल बुक से भी पढ़ लें। इमरान बशीर की भी ठीक है, किप्स की भी ले सकते हैं, जो आपको बेहतर लगे। जस्ट आपने उसका रेलेवेंट नंबर कोट करना है, जैसे कि अगर क्लाइमेट चेंज मिथ और रियलिटी का क्वेश्चन नंबर 3 था, तो आप लिखेंगे आंसर नंबर 3। उसके नीचे आपको सवाल लिखने की दोबारा ज़रूरत नहीं है। उसके नीचे डायरेक्ट इंट्रोडक्शन की हेडिंग दें और उसको सॉल्व करना शुरू कर दें। यस, बॉटकिन अच्छी है, बॉटकिन के साथ भी चला जा सकता है। मैंने आपको 2 इंटरनेशनल बुक्स बताई हैं और 2 नेशनल ऑथर की बताई हैं, तो जो आप इसमें से रखना चाहें, एक आपने रखनी है, दोनों में से एक-एक पिक करनी है। एक लोकल ऑथर की और एक इंटरनेशनल। प्लस स्लाइड्स तो आपके पास हैं ही हैं। वॉटकिंस के ले लें और कनिंघम के ले सकते हैं। इसका आपको लिंक भेज दूँगी ड्राइव का। दोनों बुक्स ये बहुत अच्छी हैं इंटरनेशनल, ये जो मैंने आपको रिकमेंड की हैं, ये अच्छी हैं कि ये खुद पढ़ाती हैं और केस स्टडी से शुरू होती हैं, हर किसी में कोटेशन गिवन है, तो दोनों पे आप रिलाय कर सकते हैं। ओके जी, यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। कल की क्लास में मिलेंगे। नाउ ऑनवर्ड्स हमारी जितनी क्लासेस होंगी उसमें पेपर सॉल्व करने पे डिस्कशन अब नहीं होगी। किसी का मज़ीद कोई सवाल होगा तो आप पूछ सकते हैं। अब हम सिलेबस कवर करने पे फोकस करेंगे। हाँ, नोट्स मेकिंग के डिस्कशन पेंडिंग है, उसके बारे में हम बात करेंगे इसी वीक में। सो सी यू टुमारो इंशाल्लाह, टेक केयर। नेक्स्ट टॉपिक हमने इसी चैप्टर को कवर करना है, क्लाइमेट चेंज, और उसके बाद चैप्टर 4 शुरू करना है पोल्यूशन का। उसकी स्लाइड में भिजवा रही हूँ आपको। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।